Hello everyone, I'm Jesse Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the schizophrenia. जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम ICD 10 के जो मेन चैप्टर ICD 10 के जो F चैप्टर्स थे उनके जो डिसऑर्डर्स थी उनकी हम बात कर रहे थे, जिसमें से schizophrenia जो होता है वो भी क्या है, एक थॉट डिस्टर्बेंसेस डिसऑर्डर होता है। यानी इसमें क्या होता है कि पर्सन का जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसका जो परसेप्शन होता है, उसके आइडियाज वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये ICD 10 की जो F चैप्टर है उसके अंदर जो F20 to F29 चैप्टर से ये क्या लिया गया है, सिजोफ्रेनिया। F20 to F29 चैप्टर, जैसे कि हमने कहा कि क्या है, एक थॉट डिस्टर्बेंसेस डिसऑर्डर्स होते हैं सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्डर, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया क्या है, थॉट डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर के अंदर आता है। ये F20 to F29 चैप्टर है ICD 10 का। बेसिकली जो सिजोफ्रेनिया है, मतलब कि अगर अपन देखें सोसाइटी के अंदर, तो सबसे जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स होती है मेंटल डिसऑर्डर में वो होती है सिजोफ्रेनिया, जो कि मेनली बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल्स में देखने को मिल सकती है अपनी सोसाइटी के अंदर। जो सिजोफ्रेनिया थे इसके बारे में सबसे पहले बताया था यूजेन ब्यूलर ने। यूजेन जो ब्यूलर थे 1908 के अंदर, इसके अंदर बताया था यूजेन ब्रूनर ने इसके बारे में जो सिजोफ्रेनिया है उसके बारे में 1908 के अंदर इसके अंदर बताया था, ठीक है। ICD 10 के अंदर आता है F20 to F29 चैप्टर है, थॉट डिस्टर्बेंस डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं। सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया बेसिकली क्या है, जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे लिया गया है। तो इसका मीन्स क्या होता है कि सीजो इज व्हाट, स्प्लिट, ठीक है, और फ्रेनिया इज व्हाट, माइंड। तो जो सिजोफ्रेनिया है वो क्या लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिजो मीन्स होता है स्प्लिट एंड फ्रेनिया मीन्स होता है माइंड। कि क्या होना, स्प्लिट माइंड का होना, यानी ऐसे थॉट, ऐसे आइडियाज, ऐसे परसेप्शन जो कि मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं। मतलब पर्सन खुद भी उसके बारे में नहीं जानता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है उसके सराउंडिंग में, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। स्प्लिट बोल सकते हैं कि विभाजित जो मन बोल सकते हैं कि उसको ऐसा एनवायरनमेंट या फिर उसके ऐसे थॉट, ऐसे परसेप्शन जो कि उसको खुद को भी आइडिया नहीं होती कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या उसके आसपास हो रहा है, वो सब किस में आते हैं, सिजोफ्रेनिया में आते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसका इंट्रो क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन की। सिजोफ्रेनिया है क्या, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया को बेसिकली हमने क्या कहा है, एक मेंटल इलनेस का, एक मेंटल डिसऑर्डर कहा है। तो सिजोफ्रेनिया क्या होता है, जो कि डिफाइन किया जाता है, एक मेंटल इलनेस होती है जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। इसके अंदर थॉट में, थिंकिंग में, आइडियाज में, मोटर एक्टिविटीज हो गई, और साथ ही क्या होता है, परसेप्शन। तो बेसिकली अगर हम सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन की बात करें तो सिजोफ्रेनिया जो होती है वो डिफाइन की जाती है, एक ऐसे मेंटल इलनेस होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर ऐसा होता है जिसके अंदर की व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके जो आइडियाज होते हैं, उसकी जो थिंकिंग होती है किसी भी चीज को रिलेट करके, या कि वो कैसे सोच रहा है, क्या उसके आइडियाज होने चाहिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्या वो किस तरह से परसीव कर रहा है अपने एनवायरनमेंट की चीजों को, तो वो सब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन की बात करें, या फिर इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें, तो सिजोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट क्या होता है कि अपनी जो भी उसका बिहेवियर, यानी वो क्या होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। साथ में ही उसमें क्या होता है कि वो फेलियर देखने को मिलता है अंडरस्टैंड टू रियलिटी, मतलब कि जो एक्चुअल में चीजें हैं उनको वो अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, उनको वो समझ नहीं पाता है, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर वो सोसाइटी में शो करता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, फॉल्स एंड अनचेकेबल बिलीव्स, यानी कि पेशेंट ऐसी चीजों में विश्वास करता है कि जो कि गलत है ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है, उन चीजों पे वो क्या करता है, विश्वास करता है, यानी ऐसे विश्वास जो कि क्या नहीं हो, अनचेकेबल हो, जो कि हिल नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके कंफ्यूज थिंकिंग हमें इसमें देखने को मिलेगा, वो खुद में ही बातें करते रहेगा, खुद में ही सोचता रहेगा, अदर लोगों को सुनाई भी नहीं देगा, वो खुद में खुद ही रहेगा, ठीक है। तो वो होता है सिजोफ्रेनिया कि डिस्टर्बेंसेस होना थॉट के अंदर, थिंकिंग के अंदर, आइडियाज के अंदर, मोटर एक्टिविटीज के अंदर एंड परसेप्शन के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके इंसिडेंस रेट की, कि किन किन लोगों में सिजोफ्रेनिया ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें नहीं देखने को मिलता है, तो वो यहाँ बात करेंगे, दैट इज इंसिडेंस। बेसिकली इंसिडेंस रेट की बात करें तो ये क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल में तो बोल सकते हैं कि जो फीमेल एज ग्रुप होती है वो होता है 20 to 25 या 30 इयर्स की फीमेल्स में देखने को मिलता है, और जो मेल होते हैं उनमें वो होता है 15 to 25 कह लो या 20 कह लो, उसके अंदर ही देखना, मतलब मेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया के केसेस रेदर देन फीमेल की तुलना के अंदर, ठीक है। अब मेल में भी कौन से मेल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि अनमैरिड मेल हो गए, या फिर जिनका अभी अभी डाइवोर्स जो हुआ है, ऐसे पर्सन उनमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी क्या, कौन कौन से कॉजेस हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि सिजोफ्रेनिया को कॉज करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 3 फैक्टर्स का पढ़ेंगे। फर्स्ट, जैसे कि हम सब में पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, और थर्ड होता है सोशल फैक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर में, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में भी फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं हेरिडिटी, अनुवांशिकता, जीन, मतलब जीन्स की वजह से जो सिजोफ्रेनिया की डिजीज है वो हमें उस बच्चे में कितनी देखने को मिल रही है। तो हेरिडिटी में क्या होता है कि हेरिडिटी अनुवांशिकता के अंदर कि जो पेरेंट्स, बहुत एक तो ये होता है कि रिसर्चर ने ये कंफर्म किया है कि अगर एक पेरेंट्स में, यानी क्या तो मदर में या फादर में अगर सिजोफ्रेनिया है तो उसके चाइल्ड में चांसेस है कि 20 to 30% क्या है, चांसेस है कि उस बच्चे में भी सिजोफ्रेनिया के केसेस देखने को मिलेंगे। अगर बोथ पेरेंट्स किससे सफर कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया से, यानी मदर को भी है फादर को भी है, तो 60 to 70% चांसेस बनते हैं कि उस बच्चे में भी क्या होगा, सिजोफ्रेनिया होगा। तो ये तो हुआ हेरिडिटी। नेक्स्ट आते हैं इसमें न्यूरोट्रांसमीटर या बायोकेमिकल्स, हम इसे कह सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम आते ही अपने माइंड में आता है कि जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, गामा अमाइनोब्यूटाइरिक एसिड्स, तो इनके क्या होने, एबनॉर्मल होने की वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, सिजोफ्रेनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें न्यूरोएनाटॉमिक कॉजेस, न्यूरोएनाटॉमिक कॉजेस, ठीक है। जो न्यूरोएनाटॉमिक कॉजेस होती है, इसमें जब पेशेंट की अपन एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 3rd and 4th वेंट्रिकल होता है ब्रेन का, उसका एनलार्जमेंट, या फिर जो ग्रे मैटर होता है जो कि थिक कॉर्टेक्स होता है, उसका क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मली एनलार्ज हमें देखने को मिलता है किसके अंदर, जिसकी जो भी किसका रीजन बनता है, सिजोफ्रेनिया का रीजन बनता है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम न्यूरो डेवलपमेंटल कॉजेज। न्यूरो डेवलपमेंटल कॉजेज के अंदर क्या हुआ होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम क्या हुआ है, वायरस का एक्सपोजर, वायरल एक्सपोजर हुआ है, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। फिजिकल या इमोशनल अब्यूज हुआ है पर्सन, तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर में बताया था कि कहीं ना कहीं रीजन बनता है
ये भी सिजोफ्रेनिया भी। तो ये सब किसमें आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर में। वही साइकोलॉजिकल में बात करें तो साइकोलॉजी में जैसे स्ट्रेस हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, लो इंटेलिजेंस हो गया पर्सन का, उसकी वजह से भी पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था मॉर्बिड पर्सनैलिटी के जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं किसके अंदर, जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, क्योंकि वो होस्टाइल लॉनलीनेस वाली कंडीशन वहाँ आ जाती है, जैसे पर्सन क्या नहीं कर पाता, अपने फीलिंग्स, अपनी थॉट उनको शेयर नहीं कर पाता, और उसकी वजह से डिस्ट्रेस, स्ट्रेस वगैरह इस कंडीशन में वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर। सोशल समझ आ ही रहा है, सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, जैसे सोशल आइसोलेशन हो रहा है पर्सन, ठीक है, एक्सेस ऑफ उसके साथ लाइफ इवेंट्स उसके साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो इस कंडीशन में जा सकता है। ओवर क्राउडिंग एरिया में वो रह रहा है, उसकी वजह से भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है, ईटियोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके क्लिनिकल फीचर्स की, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो दो टाइप्स क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी या कंफर्मेटिव फीचर्स, ठीक है, और दूसरा होता है अदर फीचर। अब प्राइमरी और कंफर्मेटिव फीचर्स में तीन हमें बेसिक फीचर्स हमें देखने को मिलता है कि हाँ कि इस पर्सन को सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है, ये सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है इसके अंदर हमारे डेल्यूजन, ठीक है, डेल्यूजन हो गया, हैलुसिनेशंस हो गए, और जो थर्ड वन होता है दैट इज डिसओरिएंटेशन थिंकिंग, डिसओरिएंटेड थिंकिंग। अब यहाँ पे बात की गई है डेल्यूजन की, तो डेल्यूजन और हैलुसिनेशन इसे हम पॉजिटिव साइन के अंदर लेते हैं। पॉजिटिव साइन कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव जो साइन होते हैं उसके अंदर लिया जाता है, पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर लिया जाता है, जबकि जो डिसओरिएंटेशन थिंकिंग होती है इसे नेगेटिव जो सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर इसको इन्वॉल्व किया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं कैसे कि पॉजिटिव सिम्टम्स तो ये है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ये हैं कि जो हैलुसिनेशन एंड डेल्यूजन है ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो रही है, एक्सेसिव अमाउंट में हो रहे हैं। मतलब कि एक तो नॉर्मली पर्सन थिंक कर रहा है नॉर्मल थिंग, एक हो रहा है कि उसको हैलुसिनेशन मतलब उसके एबनॉर्मल थिंकिंग या फिर वो रॉन्ग परसेप्शन देखने को मिल रहा है, तो वो क्या है अदर से आ रही है, मतलब और जो एक्टिविटीज हो रही है वो परफॉर्म हो रही है। जबकि डिसओरिएंटेशन थिंकिंग के अंदर हम यहाँ पे 4AS का यूज करते हैं। 4AS इज व्हाट, तो फर्स्ट होता है डिस्टर्बेंसेस अफेक्शन, डिस्टर्बेंसेस अफेक्शन। इसके अलावा इसमें हमारा आती है ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस एंड डिसओरिएंटेशन इन एसोसिएशन, ठीक है। अब इसे नेगेटिव सिम्टम्स कैसे कि क्या हो रहा है कि ये हमारे जैसे बोल सकते हैं कि अफेक्शन इज व्हाट, कि अफेक्शन में क्या होता है कि पर्सन जैसे कि जो उसके माइंड में आ रहा है चीजें वो उसको एक्चुअल में कर नहीं पा रहा है, मतलब कि अदर से कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। मतलब इसके अलावा ऑटिज्म क्या होता है कि ऑटिज्म के अंदर हम कह सकते हैं कि वो रियलिटी से आगे होता है, उसको पता नहीं होता है कि सराउंडिंग में क्या ये चीजें क्या है कि एबनॉर्मल हो रही है, मतलब लेवल क्या है कम हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। इनका तो क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था और इनका बॉडी में लेवल कम हो रहा है, कम होने की वजह से मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने की वजह से इनको हम नेगेटिव सिम्टम्स में कन्वर्ट करते हैं और इन्हें पॉजिटिव सिम्टम्स के अंदर, कि नेगेटिव में जैसे कि हम रियलिटी को असेस नहीं कर पा रहे तो वो पावर हमारी क्या हो रही जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, नेगेटिव सिम्टम्स अराइज होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर एम्बिवेलेंस आता है, ठीक है, और अफेक्शन हो गया, डिस्टर्बेंसेस एसोसिएशन, ये सब क्या है हमारे क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं जिन्हें हम प्राइमरी और कंफर्मेटिव फीचर्स कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसे थॉट एंड स्पीच में डिस्टर्बेंसेस हो रहा है ना। इसके अलावा उसके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, बिहेवियर में डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, उसकी जो भी मोटर एक्टिविटीज होती है उनके अंदर डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स हम इसे कह सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की, सिजोफ्रेनिया के टाइप्स की।
सिजोफ्रेनिया जो यूजन ब्रूअर थे उन्होंने सिजोफ्रेनिया को बेसिकली 6 टाइप्स में क्या किया है, बताया है ICD-10 के अकॉर्डिंग। जो सिजोफ्रेनिया है इसके बारे में यूजन ब्रूअर ने 6 टाइप से बताया। फर्स्ट जो सिजोफ्रेनिया होता है दैट इज पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। थर्ड इज वन कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। ठीक है। फोर्थ वन इज जो फोर्थ होता है दैट इज रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। फिफ्थ वन इज सिंपल सिजोफ्रेनिया एंड लास्ट जो सिक्स होता है दैट इज अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। ठीक है। अब यहाँ पे 6 टाइप्स में सिजोफ्रेनिया को हम देखेंगे, पैरानोइड, हेबेफ्रेनिक, कैटाटोनिक, रेसिडुअल, सिंपल सिजोफ्रेनिया और अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। फर्स्ट बात करें पैरानोइड, तो पैरानोइड जो सिजोफ्रेनिया होता है सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया होता है जिसको हम वन वर्ड में बोले तो आउट ऑफ हिज माइंड। आउट ऑफ हिज माइंड मतलब कि उसके माइंड से बाहर की चीजें हो रही है, मतलब उसको खुद को आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेसिकली पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं दैट इज डेल्यूजन एंड हैलुसिनेशंस। जो मेन इसमें सिम्टम्स होता है दैट इज डेल्यूजन एंड हैलुसिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे जब डेल्यूजन की बात हुई है, हैलुसिनेशन तो होता है रॉन्ग परसेप्शन की, हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रॉन्ग परसीव कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है। उस एक्सटर्नल स्टिमुलाई की एब्सेंट के अंदर जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो जो रॉन्ग परसेप्शन कर रहे हैं दैट इज हैलुसिनेशन। ऑडिटरी होता है, विजुअल होता है, टैक्टाइल हैलुसिनेशंस होता है। मेन जो इसमें हैलुसिनेशन होता है वो ऑडिटरी हैलुसिनेशन यूज किया जाता है। ठीक है। डेल्यूजन की बात करें तो डेल्यूजन जो होता है ये क्या होता है कि एबनॉर्मल थिंकिंग, या फिर बोल सकते हैं कि डेल्यूजन जो होता है फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीव्स होते हैं, एक ऐसे विश्वास जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता, उस पेशेंट के ऐसे विश्वास हो जा सकते हैं कि उनको ना तो किसी लॉजिक से वो ट्रीट हो पाएंगे ना ही किसी आर्ग्यूमेंट से हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे विश्वास हो जाते हैं जो कि क्या होते हैं, उनके पीछे ना तो कोई लॉजिक है, उन थिंकिंग के पीछे, उन थॉट के पीछे ना तो कोई लॉजिक है और ना ही क्या है कोई रियलिटी है, ना तो वो रियल है ना उसके पीछे कोई लॉजिक है, और उनको हम ट्रीट भी नहीं कर सकते, यानी किसी भी लॉजिक से या किसी भी आर्ग्यूमेंट से उन चीज़ों को क्या नहीं किया जा सकता, ट्रीट नहीं किया जा सकता। दैट इज हैलुसिनेशन। ठीक है। अब हैलुसिनेशन का कैसे पता चल रहा है कि ये हैलुसिनेशन है, जैसे अगर पर्सन बोल रहा है, हमसे बातें कर रहा है तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमें क्लियरेशन देखने को मिलती है, क्लियरिटी देखने को मिलती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, वो राइट कुछ लिख रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसको क्या है, डेल्यूजन है। ठीक है। अब डेल्यूजन के भी हम कुछ टाइप की बात कर लेते हैं कि डेल्यूजन भी कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। बेसिकली डेल्यूजन की अगर हम बात करें तो 10 टाइप्स के डेल्यूजन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट डेल्यूजन होता है इज द डेल्यूजन ऑफ परसुएशन। अब डेल्यूजन ऑफ परसुएशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसे थिंकिंग, ऐसे थॉट आते हैं कि उसको लगता है कि जो अदर पर्सन है वो उसे हार्म पहुंचाना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन को डाउन करना चाहते हैं। इज द डेल्यूजन ऑफ परसुएशन। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस। रेफरेंस में पर्सन को क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि जो भी इवेंट्स हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है, वो सब किससे रिलेटेड है, उस पर्सन से रिलेटेड है। अगर कोई 2 बंदे बाहर उधर की साइड बात भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसके माइंड में थॉट आएगा कि ये तो लोग शायद मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मतलब वो टोटली इसमें खुद को ब्लेम करता है वो पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी।
ग्रैंडियोसिटी, इसमें क्या होता है कि पर्सन खुद को क्या मानता है, उसमें मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना डेवलप हो जाता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि वो ही इस वर्ल्ड में सुपीरियर है, उसका जैसा हैंडसम कोई पर्सन नहीं है, उसके पास मतलब वेल्दी भी बहुत है, हेल्दी भी बहुत है, तो उसको कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी यहाँ पे फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट डेल्यूजन आता है, दैट इज डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस से वर्ड से समझ में आ रहा है कि पेशेंट को ये लगता है कि वो क्या है, वर्थलेसनेस, निकारा है, निकम्मा है, उसका मतलब वो किसी भी चीज को ना तो कर पा रहा है, उसमें ऐसी एबिलिटी भी नहीं है कि वो किसी चीज को कर पाएगा, मतलब कि इसमें पर्सन को टोटली होपलेसनेस फील होती है, उसको ये लगता है कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही वो कुछ कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म को हिंदी में बोल सकते हैं नश्वर वाली फीलिंग्स आना, मतलब कि ऐसे थॉट, ऐसे उसके बिलीव्स हो जाते हैं कि जो भी नॉन एग्जिस्टिंग थिंग्स होती है उन पे वो ट्रस्ट करने लग जाता है, और उस ट्रस्ट की वजह से उसको ऐसा लगता है कि जो ये लाइफ है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मीन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, नहीं रहना चाहिए, वो ऐसी थिंकिंग आती है निहिलिज्म में। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ जेलसी या इनफिडेलिटी, हम इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, उसके जो भी कलीग्स हो गए, जो भी उसके स्पाउस, जो भी उसका सेक्सुअल पार्टनर है, कहीं ना कहीं उस पर वो क्या करने लगता है कि उस पर वो उसको डाउट होने लगता है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, फिर भी वो उस पर क्या करने लगता है, डाउट करने लगता है कि हाँ इसने ऐसा किया होगा, ये ऐसी है, ये वैसा है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या होती है, जेलसी देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल, जो डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल है, इसमें पेशेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई जो बोल सकते हैं कि जो आउटर एजेंसीज है, मतलब कि कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव सोल यहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर जो ऐसी स्पिरिट्स होती है जो कि उसको कंट्रोल कर रही है, उसके थॉट को, वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो जो आउटर एजेंसीज है वो क्या कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, यानी वो खुद के कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में। ठीक है, फिर आता है डेल्यूजन ऑफ डिस्मोर्फोबिया। इसमें ऐसे पर्सन आते हैं जिनके जैसे हैंडीकैप्ड है, या फिर कोई पार्ट है जला हुआ है, अगली है, तो कहीं ना कहीं उसको क्या फील होता है, होपलेसनेस फील होता है, उसको लगता है कि वो सबसे अगली पर्सन है इस वर्ल्ड में या फिर इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि आसपास उसको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कि फिट एंड फाइन है, लेकिन अगर उसका बोल सकते हैं जिसका हैंड है वो मिसहैपेंड है या प्रेजेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसी फीलिंग्स आती है, उसको कहीं ना कहीं बुरा फील होता है, तो वो होता है डिस्मॉर्फोबिया। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन। हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन में क्या होता है कि पर्सन को क्या है, छोटी सी प्रॉब्लम है, उसका हेडेक हो रहा है, उसका स्टमक पेन हो रहा है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि उसको क्या है, बिग प्रॉब्लम है, कई सीवियरिटी, क्रॉनिक इलनेस से वो सफर कर रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि पेट दर्द कर रहा है, इट मीन्स उसे लगेगा कि यार मेरे तो कहीं स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गई, तो वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, जबकि है नहीं, उसको लगता है कि जो सराउंडिंग में जो डिजीज है वो उसको सफर कर रहा है, वो उससे सफर हो रहा है, तो वो आता है किसमें, हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। और लास्ट डेल्यूजन होता है वो होता है इरोटिक डेल्यूजन। इरोटिक डेल्यूजन ये बेसिकली फीमेल में प्रेजेंट होता है। फीमेल में क्या होता है कि ये चीज़ देखने को मिलती है कि फीमेल क्या करती है, ऐसे पार्टनर्स को, ऐसे पर्सन को सर्च आउट करती है जो कि मतलब कि वेल हो, हायर स्टेटस वाला हो, उससे प्यार करे वगैरह वगैरह, ऐसी वाली चीज़ें इसमें देखने को मिलती है फीमेल में। तो ये थे डेल्यूजन की टाइप। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। तो पैरेनोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, डेल्यूजन एंड हैलुसिनेशन हमें देखने को मिलता है। फिर आता है हेपेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेपेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि जो पर्सन होता है चाइल्डिश बिहेवियर करता है, जैसे उसको क्या पहनना है, वो नखरे कर रहा है पहनने में, खाने में, उसको यूरिनेशन वाला फीलिंग हुआ है तो कहीं पे भी उसको पास आउट कर रहा है, डेफिकेट कर रहा है, तो वो चीज़ें इसमें देखने को मिलती है हेपेफ्रेनिक में। फिर आता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में क्या देखने को मिलता है, जो भी पर्सन की मोटर एक्टिविटीज होती है उनमें डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। स्टूपर वाली कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। म्यूटिज्म मतलब कि वो क्या होगा कि जो भी स्पीच एंड वॉइस है उसकी एबनॉर्मल है। नेगेटिविज्म, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, मसल स्टोन क्या होता है, मतलब
इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। एम्बिवेलेंस यानी मिक्स्ड फीलिंग्स इसमें क्या देखने को मिलती है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में, मतलब उसकी जो भी मोटर एक्टिविटीज होती है, जो भी उसके साइकोमोटर डिस्टर्बेंसेस इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर आती है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि पेशेंट में हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। बेसिकली जो ऑडिटरी हैलुसिनेशन होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है। उसके स्पीच में, उसके सोशल विड्रॉल सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इलॉजिकल थिंकिंग वो क्या करता है, देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हमारे सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल में क्या होगा कि इसके अंदर पेशेंट क्या करता है कि नेगेटिव सिम्टम्स उसमें प्रेजेंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेल्यूजनल फीचर्स हो गए, उसके एंडलेस एक्टिविटीज वो करता है, परफॉर्म करता है, वो होता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। और लास्ट जो आता है अनडिफरेंशिएट। अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि हाँ उसमें पैरानॉइड भी होगा, उसमें हैपेफ्रेनिक भी होगा, कैटाटोनिक भी होगा, रेजिडुअल भी होगा और सिंपल भी होगा। मतलब सबके थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स में किसमें होंगे, अनडिफरेंशिएट में, मतलब कि प्रॉपर एक कैरेक्टर। जैसे कि पैरानॉइड में हमने बताया कि हैलुसिनेशन और डेल्यूजन देखने को, मतलब एक अलग सा सिम्टम्स शो हो रहा है, उभर के आ रहा है, वो इसमें नहीं देखने को मिलता है अनडिफरेंशिएट में। मतलब कि सारे सिम्टम्स इसमें क्या होंगे, थोड़े थोड़े देखने को मिलेंगे। दैट इज अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। आई होप सिजोफ्रेनिया के टाइप्स आपको क्लियर होंगे। एक बार मैं वापस बता देती हूँ, पैरानॉइड, हैपेफ्रेनिक, कैटाटोनिक, रेजिडुअल, सिंपल एंड अनडिफरेंशिएटेड। डेल्यूजन में परसुएशन, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल एंड डेल्यूजन ऑफ डिस्मोर्फोबिया एंड इरोटिक डेल्यूजन और हाइपोकॉर्टिकल डेल्यूजन। तो ये क्या है, सिजोफ्रेनिया के टाइप होते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में वही हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, इसके अलावा जो भी उसके सिम्टम्स प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे उसको डायग्नोज करना, उसको उसके बिहाफ पे केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो पहले जो कुछ जर्नल जो दी जाती है इसमें मैनेजमेंट किया जाता है कि पेशेंट के डायग्नोज करना, उसके जो भी सिम्टम्स है, जो भी उसको प्रॉब्लम्स आती है उनको क्या करना है, असिस्ट करना है और उसके बिहाफ पे उसको केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो भी उसके सिम्टम्स आ रहे हैं उनको रिड्यूस करना है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें इसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट हम इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली जो सिजोफ्रेनिया होते हैं या मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इसके अंदर हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग्स जैसे कि क्लोरोप्रोमाजोल हो गया, हेलोपेरिडोल हो गए, इसके अलावा क्लोराजेपिनिल हो गया, रेसिपेरिडोल हो गया। तो ये सब क्या दिए जाते हैं, डेल्यूजन में दिया जाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट आता है दैट इज साइकोसोशल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर साइकोसोशल मैनेजमेंट में क्या होता है, साइकोसोशल थेरेपी या मैनेजमेंट हम इसे बोल सकते हैं। जैसे कि फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करना उसको, है ना, इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी जिसमें डिसेंसिटाइजेशन वगैरह थेरेपी दी जाती है, फ्लडिंग वगैरह दी जाती है। ग्रुप थेरेपी हम उसे प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि वो उन चीज़ों से उभर सके, वो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सके, उसके थॉट में जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके आइडियाज में जो डिस्टर्बेंसेस हुआ है वो क्या हो सके, डिक्रीज हो सके। फिर नेक्स्ट इसमें आती है सोशल थेरेपी। सोशल थेरेपी में क्या करेंगे हम पेशेंट को बेसिकली कि उसको एक कोऑर्डिनेशन करवाएंगे कि वो क्या करे, सर्वाइव कर सके अपनी सोसाइटी के अंदर। उसको क्या इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करवाएंगे, तो वो होती है सोशल थेरेपी। और लास्ट इसमें हम देते हैं ईसीटी। ईसीटी किस कंडीशन में दे रहे हैं कि पेशेंट के कि हमने उसको सब दे दिया, उसको हमने यहाँ पे थेरेपी प्रोवाइड कर दी, हमने उसको फार्मेको जो थेरेपी है वो सब दे दी यहाँ पे, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, तब यहाँ पे पेशेंट को हम ईसीटी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी उसका इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो सके। इसके अंदर मेनली हम 8 to 12 जो ईसीटी होती है वो हम पेशेंट को क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नर्सिंग जो डायग्नोसिस होते हैं इसके अंदर की पेशेंट की मतलब उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि एबनॉर्मल थिंकिंग की वजह से या डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो उसको जो उसके
थॉट प्रोसेस अल्टर्ड हुए उन्हें हमें उनको हमें ट्रीट करना है। इंजरी जो भी उसकी डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो उसको इंजरी हो सकती है उससे हमें उसे प्रिवेंट करना है। सेल्फ केयर डेफिशिएंट दे रहा है जो कि किससे रिलेटेड होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट से। इम्पेयर वर्बल क्या करना है, कम्युनिकेशन जो भी उसका वर्बल कम्युनिकेशन जो कि इम्पेयर्ड हुआ है किसकी वजह से, अनरियलिस्टिक थिंकिंग की वजह से, तो वो हमें ट्रीट करना था। तो हमने यहाँ पे इंट्रो, डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हमने यहाँ पे सब स्टडी कर लिया। आपको आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि सिजोफ्रेनिया इज व्हाट, सिजोफ्रेनिया क्या है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसे असिस्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं, तो हमने इसमें डिस्कस किया है। थैंक यू।